मैं बहू नहीं बेटी हूँ आपकी। तू भी नौकरी करती है, तेरी भी लाइफ है, तेरी सासू माँ है ना बेटा। पापा आप जानते ना मेरे पापा नहीं है। आपको देखा तो लगा पापा मिल गए। मैं बहू नहीं बेटी हूँ आपकी। हाँ प्रिया, अमित इकलौता बेटा है हमारा। तेरे जैसी बेटी पाकर हम धन्य हो गए। प्रिया कमरे में आती है और अमित से कहती है, क्या है, कब करेंगे तुम्हारे मम्मी पापा ये बंगला हम लोगों के नाम? ये सेवा का नाटक कर करके थक गई हूं मैं, 2 साल होने को आ रहे। अरे तो तुम कोई हिंट तो दो उन लोगों को, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो। सही बोल रहे हो तुम। कल ही कोई बात करती हूँ। अगले दिन प्रिया झूठ मूठ का फोन पर बात कर रही थी। अरे मुझे जरूरत नहीं है, वो क्या है ना, मैं इस घर की बहू नहीं बेटी हूँ, समझी? मुझे नहीं चाहिए कोई प्रॉपर्टी मेरे नाम पर। चल रखती हूँ। सामने सास ससुर बैठे थे। देखिए ना कैसी कैसी बहुएं होती है माँ जी। वो मेरी सहेली नहीं है रिया, मुझे कह रही थी उसकी ससुर ने पूरी जायदाद उसके नाम कर दी है। मैंने तो साफ कह दिया मैं इस घर की बेटी हूँ। बोल रही थी एक दिन निकाल देंगे तुझे उस घर से तो पता चलेगा। वैसे मम्मी जी आप मुझे कभी निकालेंगी नहीं ना? मैं सेफ तो हूं ना इस घर में? अरे बेटा ऐसी बातें मत कर, तुझे कोई नहीं निकालेगा इस घर से, तू हमारी बेटी है बेटी। अरे प्रिया बेटा वो रिया की बात छोड़, हर बहू तेरे जैसी नहीं होती। तूने 2 साल में जो किया ना इस घर के लिए, बेटा मैं तो सोच रहा हूँ कि ये बंगला तेरे और अमित के नाम कर देता हूँ। बस अगले हफ्ते वकील को बुला लेता हूँ। नहीं नहीं पापा जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। आप और मम्मी जी है ना, बस यही काफी है मेरे लिए। अरे बेटा इसीलिए तो कह रहा हूँ, जो बेटी जैसी हो उसे बेटी जैसा हक भी मिलना चाहिए। प्रिया की आंखें भर आई, अंदर से मुस्कुराहट थी और बाहर से आंसू। रात को सास ससुर के कमरे में। सुनिए जी एक बात कहूँ, ये प्रॉपर्टी वाला फैसला थोड़ा जल्दबाजी नहीं है क्या? अमित की नौकरी भी नहीं है, लड़की भली है लेकिन अभी और वक्त देखते हैं ना। अरे क्या रखा है देखने में, 2 साल हो गए, तूने देखा नहीं क्या? बाप नहीं है उसका, इस घर में आई तो अपना सब कुछ यही लगा दिया। और आज जब मैंने बात की तो रोने लगी पगली, बोल रही थी नहीं चाहिए। ऐसी बहू मिलती है किसी को? जी मन तो मेरा भी भरोसा करता है उस पर, बस एक माँ का दिल था, सोचा पूछ लूं। प्रिया वो बच्ची है जो हमें कभी धोखा नहीं दे सकती। कल वकील को फोन करता हूँ। उधर दूसरे कमरे में प्रिया अमित को टेक्स्ट कर रही थी। काम हो गया। अगले दिन सुबह ही प्रिया एक आदमी को साथ लेकर घर में घुसी। पापा जी ये मेरे ऑफिस के जानने वाले हैं, वकील हैं। मैंने सोचा आप कह रहे थे क्यों ना आज ही निपटा लें। बैठिए ना पापा जी। अरे वाह बेटा, तूने तो कल ही इंतजाम कर लिया, चलो अच्छा है। सास रसोई से निकल कर आई। वकील को देखा तो माथे पर बल पड़ गए। प्रिया बेटा ये कौन है? मम्मी जी वकील जी हैं। पापा जी ने कल कहा था ना कागज कराने तो। लेकिन बेटा कल बात हुई और आज वकील भी आ गया, कागज भी तैयार थे क्या पहले से? प्रिया का चेहरा एक पल के लिए तना, फिर हंसकर बोली, मम्मी जी आप ही ना, ये सब ड्राफ्ट पहले से बने होते हैं, बस नाम भरने होते हैं। आप बैठिए ना। फिर भी बेटा इतनी जल्दी क्या है, 2-4 दिन में होता तो भी चलता। और ये वकील साहब किस चैम्बर से है, इनका कार्ड मिलेगा? वकील कुछ बोले उससे पहले ही प्रिया बीच में बोल पड़ी, मम्मी जी आप ही ना हर बात में, मैं लाई हूं तो कोई गड़बड़ नहीं है। पापा जी आप बताइए आपको कुछ दिक्कत है क्या? अरे भाई मुझे क्या दिक्कत होगी, कहाँ साइन करना है बताओ। सुनिए जी 1 मिनट रुकिए, मुझे कागज पढ़ने दीजिए पहले। मम्मी जी इसमें पढ़ने वाली क्या बात है, सीधी बात है। सास ने प्रिया की आंख में झांका, कुछ था वहां, एक बेचैनी, एक जल्दबाजी जो एक माँ की नजर से छुपी नहीं। बेटा जल्दी किस बात की है तुझे? कमरे में एक भारी चुप्पी छा गई। कागजों पर दस्तखत होते ही प्रिया के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। अगले दिन सुबह ससुर ने आवाज लगाई, प्रिया बेटा चाय। अंदर से आवाज आई, मम्मी जी से बोलिए मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। ससुर जी रुक गए। ये आवाज का लहजा तो कल वाला नहीं था। शाम को ससुर दवाई लेने गए थे, लौटे तो थके हुए थे। बेटा पैर दबा दे जरा। पापा जी मेरा सिर दर्द कर रहा है, आराम कर रही हूँ। और दरवाजा बंद हो गया। ससुर सोफे पर बैठ गए चुपचाप। सास ने देखा तो पास आकर बैठ गई। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, बस वो रिया की सहेली वाली बात याद आ गई जो कह रही थी एक दिन निकाल देंगे। सास की आंखें भर आई, कुछ नहीं बोल पाई। ससुर धीरे से बोले, मैंने बेटी समझा था उसे और उसने मुझे क्या समझा। शाम को अमित ऑफिस से लौटा तो ससुर उसके पास आकर बैठ गए। बेटा एक बात करनी थी। आप बोलो पापा, जल्दी बोलो, थका हुआ हूं। बेटा प्रिया का मतलब
आजकल उसका व्यवहार थोड़ा। पापा क्या हुआ फिर, क्या कर दिया उसने? नहीं नहीं बेटा वो बात नहीं है, बस लग रहा है कागज होने के बाद से। पापा आपने खुद दिया ना कागज, अब उस पे प्रिया का क्या दोष? आप लोग हमेशा उसके पीछे क्यों पड़े रहते हो? अरे बेटा मैं पीछे नहीं पड़ा, मैं तो बस। पापा सुनो, ये घर अब हमारा भी है। प्रिया को अपने तरीके से रहने का हक है। वो नौकरी करती है, थकी होती है, हर वक्त चाय पानी नहीं करेगी। बेटा ये चाय पानी की बात नहीं है, ये इज्जत की बात है। पापा बहुत थक गया हूं, प्लीज अभी नहीं। और चला गया। ससुर वहीं बैठे रहे, अकेले, एकदम अकेले। शनिवार की रात प्रिया ने घर में पार्टी रखी। अमित के दोस्त, प्रिया की सहेलियां, म्यूजिक तेज, लाइटें कम। ससुर एक कोने में बैठे थे। तभी प्रिया की सहेली रिया अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। शायद उसे पता नहीं था कि ससुर पास में है। यार प्रिया ने तो कमाल कर दिया, 2 साल सेवा कर्नाटक क्या बंगला अपने नाम करा लिया। बोल रही थी बस और 6 महीने फिर तो अलग कर लेना है। सच में? और वो बूढ़े समझे नहीं? अरे यार वो एकदम भोले हैं, उन्हें क्या पता बहू कब बेटी बनती है और कब मालकिन। ससुर का हाथ कांपने लगा। ग्लास रख दिया, चुपचाप उठे और सास के पास गए। सुनो चलो अंदर। कमरे में आकर ससुर चुप बैठ गए। सास ने पूछा तो सब बता दिया। सास की आंखें भर आई, फिर धीरे से बोली, मैंने कहा था आपसे, जिस रात वकील आया था मैंने कहा था रुको थोड़ा वक्त लो, लेकिन आपने सुना ही नहीं। हाँ मेरी गलती हो गई, मैं अंधा हो गया था उसकी बातों में। बेटी ही बेटी सुनकर दिल भरा है मेरा, और मैंने सोचा ही नहीं। जो बेटी होती है ना वो मांगती नहीं है, खुद मना करती है, यही तो चाल थी इसकी। ससुर की आंखों से आंसू निकल आए। अमित को भी पता था शायद। दोनों चुप हो गए। बाहर म्यूजिक और तेज हो गया। सास उठी और बाहर आकर बोली, प्रिया बेटा थोड़ा म्यूजिक कम करो, रात हो गई है, पड़ोसियों को तकलीफ होगी। प्रिया ने पलट कर देखा, एक पल रुकी, फिर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी ये घर अब मेरा है, कागज देख लो अगर याद ना हो तो। मैं जो चाहूं करो इस घर में, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। पूरी पार्टी में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर सब अपनी बातों में लग गए। सास वहीं खड़ी रह गई पत्थर की तरह। आंखों में आंसू थे लेकिन एक बूंद नहीं गिरे। ससुर दरवाजे से सब देख रहे थे। धीरे से बोले, बेटी नहीं, मैंने घर का मालिक बना दिया एक अजनबी को। पहले हर शाम ससुर के 3-4 दोस्त आते थे, रामलाल जी, शर्मा जी, गुप्ता जी, चाय की चुस्की, अखबार की बातें, मोहल्ले के किस्से, और प्रिया खुद ट्रे में चाय लेकर आती थी। लीजिए चाचा जी, रामलाल अंकल आपके लिए अदरक वाली। सब खुश होते, प्रिया की तारीफ करते। लेकिन अब वो दिन गए। एक शाम शर्मा जी आए तो प्रिया दरवाजे पर ही मिल गई। शर्मा अंकल, पापा जी की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग कुछ दिन मत आया करो। अरे बेटा हम तो बस। अंकल जी वैसे भी रोज रोज आना, चाय पानी थोड़ा तकलीफ तो लगता है, अब समझ रहे हो ना। शर्मा जी चुपचाप लौट गए। अगले दिन ससुर खुद नीचे पार्क में पहुंच गए। रामलाल जी, शर्मा जी, गुप्ता जी सब वहीं बैठे थे। अरे भाई साहब कल शर्मा जी बता रहे थे, सब ठीक है ना? ससुर रुके नहीं, सब बता दिया। पार्टी वाली बात, कागज वाली बात, बहू का जवाब, सब कुछ। पार्क में पल भर के लिए सन्नाटा छा गया। भाई साहब सच बोल रहे हो, ऐसा भी होता है? अरे यार 2 साल सेवा का नाटक, हमें तो लगता था इस घर में तो बहू नहीं बेटी आई है। और बेटा भी चुप है। ससुर की आंखें झुक गई। बेटे को भी पता था सब, वो भी उसी के साथ है। गुप्ता जी ने कंधे पर हाथ रखा। भाई साहब घर में भगवान की जगह किसी और को बिठा दो तो यही होता है। ससुर कुछ नहीं बोले, बस दूर आसमान में देखते रहे। 1 महीने में घर पहचान में नहीं आया। प्रिया ने सारा फर्नीचर बदल दिया। वो पुरानी गद्देदार कुर्सी जिस पर ससुर रोज अखबार पढ़ते थे गई। सास की रसोई में लगी हुई पुराने मसाले की रैक गई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें उतार दी गई। प्रिया बेटा वो शादी की तस्वीर अमित के बचपन की। मम्मी जी वो सब पुराना हो गया है, घर मॉडर्न लगना चाहिए। स्टोर रूम में रख दिया है, देखनी है तो वहां जाओ। ससुर की दवाई का वक्त था, रसोई बंद थी। बेटा जरा पानी मिलेगा, दवाई लेनी है। प्रिया सोफे पर बैठी फोन देख रही थी। नाल है ना घर में, हाथ टूटे हैं क्या आपके? ससुर चुपचाप खुद उठे, कांपते हाथों से पानी लिया, दवाई ली। रात को सास को भूख लगी, रसोई में गई तो ताला लगा था। प्रिया बेटा रात को खाना? मम्मी जी मेरी रसोई है, मैं जब चाहूं खाना बनाऊं। आपको इतनी रात को भूख लगती है तो बिस्किट रखो कमरे में। फिर वो दिन आया जिसका डर था।
रविवार की सुबह अमित ने कमरे में बुलाया। पापा मम्मी बैठो यहाँ। क्या बात है बेटा? देखो सीधी बात करता हूँ, प्रिया को तुम लोगों के साथ नहीं रहना, और सच बोलो तो मुझे भी अब अपनी लाइफ चाहिए। तुम लोग कोई और इंतजाम कर लो। सास का हाथ सीने पर चला गया। बेटा ये क्या बोल रहे हो तुम? हम कहाँ जाएंगे? प्रिया बीच में आ गई। अरे इतना नाटक मत करो मम्मी जी, वृद्धाश्रम होते हैं, बुजुर्गों के लिए ही बने हैं, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं चला रखी हमने। प्रिया, मैंने तुझे बेटी माना था। तो वो आपकी गलती थी। मैंने कब कहा मुझे माँ चाहिए, मुझे घर चाहिए था, मुझे मिल गया। ससुर उठे, आंख लाल थी, आवाज कांप रही थी। अमित, तू मेरा बेटा है, मैंने तुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज तू मुझे घर से निकाल रहा है। अमित ने मुंह फेर लिया। पापा इमोशनल मत करो, ये सब अब काम नहीं करता, बस 2 दिन में कोई इंतजाम कर लो। और हाँ, वो पुरानी तस्वीरें जो स्टोर में ना, वो भी साथ ले जाना, मुझे घर खाली चाहिए। सास की आंखों से आंसू गिरने लगे। उन्होंने अमित का हाथ पकड़ा। बेटा मेरी कसम है, तुझे एक बात सोच, तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, हम कहाँ जाएंगे इस उम्र में? अमित ने हाथ छुड़ा लिया। मम्मी प्लीज कसम मत दो, मैंने फैसला कर लिया है। ससुर वहीं बैठ गए, फिर धीरे से उठे, कमरे में गए। वो पुरानी अटैची निकाली जो 30 साल से अलमारी में बंद थी। कांपते हाथों से कपड़े रखने लगे। सास दरवाजे पर खड़ी देखती रही, फिर पास आकर बैठ गई। दोनों कुछ नहीं बोले। बाहर प्रिया और अमित हंस रहे थे। टीवी चल रही थी, खाने का ऑर्डर हो रहा था। ससुर ने अटैची बंद की, अलमारी पर रखी अमित के बचपन की एक तस्वीर उठाई, देखते रहे, फिर वो भी अटैची में रख दी। बस इतना बोले, भगवान किसी बाप को बेटा न दे, अगर ऐसा बेटा हो तो। वृद्धाश्रम में जगह नहीं थी, किराए का कमरा मिला, 10 बाय 10 का, एक खिड़की, एक बल्ब। पहली रात सास ने पूछा, कितने पैसे बचे हैं? ससुर ने जेब टटोली, 320 रुपए। सुबह ससुर निकल गए। पार्क के पास एक चाय की दुकान थी, मालिक से बात की। भाई साहब, कोई छोटा मोटा काम मिलेगा? दुकानदार ने ऊपर नीचे देखा। बुजुर्ग आदमी, हाथ कांपते हुए। बर्तन मान सकते हो? ससुर एक पल रुके। वो हाथ जिन्होंने कभी बड़ा कारोबार किया था। फिर बोले, हाँ मान सकता हूँ। सुबह 6 से 10, 4 घंटे, 50 रुपए। शाम को घर लौटे। सास ने पूछा, दवाई लाए? हाँ, एक ले आया। एक? और तुम्हारी बीपी क्या मेरी? दोनों के पैसे नहीं थे, तुम्हारी ले आया। अरे लेकिन तुम्हारी बीपी की। अरे ठीक है ना, कल ले लूंगा। सास जानती थी वो झूठ बोल रहे हैं। रात को 2 रोटी थी, ससुर ने एक खाई, एक सास को दे दी। और तुमने? मुझे भूख नहीं है। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। रात को जब सास सो गई, ससुर अंधेरे में खिड़की के पास बैठ गए। बाहर शहर की रोशनी थी, कहीं दूर उनका बंगला था, उनका घर, जिसमें अब उनके लिए कोई जगह नहीं थी। बस इतना ध्यान रखना भगवान, इसकी दवाई कभी ना रुके। सुबह की धूप में ससुर एक बिल्डिंग पर खड़े थे। मिस्त्री ने ईंटें ढोने का काम दे दिया था। बूढ़े हाथों में ईंटें, कांपती टांगे, पसीने से भीगी कमीज। तभी पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब। ससुर ने पलट कर देखा, रामलाल जी थे। मुंह से शब्द नहीं निकला, बस नजरें झुका ली। ये क्या कर रहे हो भाई साहब? क्या करे रामलाल जी, पेट तो पालना है। रामलाल की आंखें भर आई। बात फैलते देर नहीं लगी, मोहल्ले में आग की तरह। गुप्ता जी मिले अमित से सब्जी मंडी में। अमित बेटा, तेरे बाप को ईंटें ढोते देखा आज, शर्म नहीं आती तुझे? अंकल, ये हमारे घर का मामला है। घर का मामला है तो घर में रखता उन्हें, बाहर सड़क पर बेइज्जत क्यों किया? पार्क में शर्मा जी ने टोका। दुकान पर दुकानदार ने मुंह फेरा। सोसाइटी में लोग अमित को देखकर फुसफुसाने लगे, और इधर ससुर ईंट पर ईंट रखते रहे, चुपचाप, बिना किसी से कुछ मांगे। पहले दोस्तों ने किनारा किया। प्रिया की सहेली नेहा का फोन आया। प्रिया सुन, वो शनिवार की पार्टी में हम नहीं आ पाएंगे। क्यों? बस यूं समझ, जिस घर में बुजुर्गों को ईंटें ढोने पर मजबूर किया जाए, वहां पैर रखना हमें अच्छा नहीं लगता। फोन कट गया। अमित के दोस्त राहुल ने व्हाट्सएप ग्रुप में ही लिख दिया, यार अमित, पापा को घर से निकाला, ये सही नहीं किया, हम साथ नहीं दे सकते इसमें। अमित ने जवाब दिया तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया। फिर दफ्तर तक बात पहुंची। सोमवार को अमित ऑफिस गया तो कैंटीन में जगह नहीं मिली, लोग साथ नहीं बैठे।
एक सहकर्मी ने सीधे मुंह पर कहा। अमित, घर में बाप को रोटी नहीं और यहाँ सब नॉर्मल है तेरे लिए। प्रिया के दफ्तर में भी यही हाल था। मैनेजर ने कैबिन में बुलाया। प्रिया, कंपनी की एक वैल्यू है फैमिली रिस्पेक्ट, जो घर में नहीं है वो यहाँ कैसे होगी? प्रिया कुछ नहीं बोल पाई। बाहर निकली तो सहकर्मियों ने नजरें फेर ली। जो घर उन्होंने छीना था उसकी चाहत में पूरी दुनिया छूट गई थी दोनों की। रविवार की सुबह उस छोटे से किराए के कमरे का दरवाजा खटखटाया। सास ने खोला तो सामने अमित और प्रिया खड़े थे। सास एक पल के लिए रुकी, फिर दरवाजा पूरा खोल दिया। पापा मम्मी, बस बहुत हुआ, चलो घर वापस। ससुर ने अखबार रखा, ऊपर देखा, चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं। देखिए पापा जी, आप लोगों ने बड़ा तमाशा कर दिया मोहल्ले में, दफ्तर में। अब बहुत हो गया नाटक, चलिए घर, माफी मांगते हम। माफी? हाँ जी, चलिए आप लोग, सब ठीक हो जाएगा, वो घर आपका भी है, चलिए। ससुर धीरे से उठे, खिड़की के पास गए, बाहर देखते हुए बोले, वो घर मेरा था बेटा, जब मैंने बनाया था तब, जब तू पैदा हुआ तब, जब तेरी माँ ने उस रसोई में पहली रोटी बनाई थी तब। अब वो घर मेरा नहीं है। पापा, समाज क्या कहेगा? ससुर ने पलट कर देखा, आंखें शांत थी, दर्द था लेकिन टूटन नहीं। जब मैं ईंटें ढो रहा था तब समाज की चिंता नहीं थी तुझे। जब तेरी माँ भूखी सोती थी तब नहीं आया तू। आज समाज ने दबाया तो आ गया। ये प्यार नहीं बेटा, ये मजबूरी है। अमित की आंखें भर आई। पापा, जा बेटा जा, अपनी जिंदगी जी, हम यहाँ ठीक है। प्रिया कुछ बोलने लगी तो सास ने पहली बार कड़क आवाज में कहा, बेटा बहुत बोल चुकी तू इस घर में, अब चुप रह। प्रिया सक पका गई। ससुर ने दरवाजा खोला, इशारा किया जाने का। अमित दरवाजे पर रुका, एक बार पीछे मुड़कर देखा। उम्मीद थी शायद पापा रोक लें, लेकिन ससुर ने दरवाजा बंद कर लिया। कमरे में दोनों बैठ गए, चुप। फिर सास ने ससुर का हाथ थाम लिया। ससुर की आंखें भीगी थी, बोले, रोटी कम खाएंगे, दवाई बाद में लेंगे, लेकिन अब उस दरवाजे पर कभी नहीं जाएंगे जहां हमारी कोई इज्जत नहीं। खिड़की से धूप आ रही थी। छोटा सा कमरा था, लेकिन उस दिन उसमें एक अजीब सी शांति थी। जो महल में नहीं मिली थी वो इस 10 बाई 10 में मिल गई थी।